नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता आज आप लोगों को क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीति इसके अंतर्गत पाठ 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में आज को आपको बताऊंगा। जैसे पाठ से हमें ये ज्ञान होता है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, यानी कि हम जो शासन व्यवस्था है उसमें साझेदारी किस प्रकार से होती है और उसके कार्य करने की शैली किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सत्ता को समझते हैं कि सत्ता क्या है। सत्ता का अर्थ सरकार से होता है या शासन व्यवस्था से। सत्ता सरकार को भी कह सकते हैं और जो उस शासन व्यवस्था की देखरेख कर रहा है या उस शासन व्यवस्था को चला रहा है उसको भी हम सरकार कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं। अर्थात सरकार वह शासन व्यवस्था या तंत्र है। सरकार एक शासन व्यवस्था है और तंत्र है जो देश के लोगों को नियंत्रित करती है और सारे कार्य को करती है, यानी कि वो देश को चलाने का कार्य करती है। जो विभिन्न सामाजिक समूह जाति धर्म को आपस में समन्वय स्थापित करती है। जो देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जाति हो गए, धर्म हो गए, उसके बाद उनके समूह हो गए या भाषा के आधार पे कह सकते हैं, रंग रूप, अमीर गरीब, सभी के बीच में एक समन्वय स्थापित करती है और देश के विकास के पथ पे आगे बढ़ती है। और देश को इस प्रकार से समन्वय स्थापित करके वो देश को विकास के पथ पे आगे की ओर बढ़ाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कि साझेदारी क्यों आवश्यक होता है या हम साझेदारी किसे कहते हैं। तो एक तरीके से साझेदारी होती है सभी की भागीदारी, यानी कोई भी सत्ता चल रही है तो किसी एक व्यक्ति की सत्ता नहीं है, वो हम सभी की है। वो हमारी भी सत्ता है, आपकी भी सत्ता है और इस देश में जितने लोग हैं उन सभी की सत्ता है, यानी कि उसमें भागीदारी होती है। तो जब किसी भी शासन व्यवस्था में, जैसे कोई भी शासन व्यवस्था है या हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था का सामाजिक समूह, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सामाजिक समूह होता है। इसमें हर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के लिए लीजिए, किसी भी जाति के लिए लीजिए, किसी भी भाषा के आधार पर ले लीजिए, अमीर गरीब स्त्री पुरुष, यानी कि सभी लोगों की सरकार में भागीदारी होती है या उसका योगदान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। यानी कि उस साझेदारी के अंदर उस देश का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी जाति या धर्म समूह से हो, सभी की भागीदारी होती है। उसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसके बाद साझेदारी क्यों जरूरी होती है? तो मान लीजिए कोई भी देश है तो उस देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। हम दूसरे देशों की छोड़ देते हैं, हम अपने देश की बात कर लेते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। लगभग प्राय सभी धर्म के लोग हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। लगभग बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कई प्रकार की भाषाएं भी इसके अंतर्गत बोली जाती हैं। उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो ये सभी लोग होते हैं। तो समाज में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म के समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के जाति, भिन्न भिन्न धर्म समुदाय के एक साथ, धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना, यानी सभी को मिलाया जुला करके एक साथ लेकर के आगे बढ़ना, देश के विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। यानी कि सभी को एक साथ जोड़ करके और उसमें सभी का विकास करते हुए सभी को मिला जुला करके ले जाने को ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं या आवश्यक होती है, सभी को एक साथ ले जाने के लिए। उसके बाद समाज में रहने वाले लोग, यदि जैसे मान लीजिए हम समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, यदि हम सभी को लेकर के नहीं जाते हैं,
मान लीजिए किसी विशेष धर्म के लोगों को हम उसमें छोड़ देते हैं और हमने कोई नियम बना दिया और नियम या कानून हमने बनाया, लेकिन वो कानून उनको पसंद नहीं आया। अब पसंद नहीं आएगा वो कानून तो लोगों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, या हम कह सकते हैं मतभेद उत्पन्न हो जाता है। फिर मतभेद उत्पन्न होने के बाद वो विद्रोह के रूप में बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, या ये टकराव की स्थिति ना हो, या विद्रोह की स्थिति ना हो, इसलिए क्या करना है, हमें सभी को एक साथ लेकर के चलना है। यदि उनमें वो सभी को लेकर के चलते हैं तो उनके प्रतिनिधि, मान लीजिए सरकार कोई गलत नियम बता रही है तो वो प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं या उस नियम में बदलाव करवा सकते हैं। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। समाज में रहने वाले लोगों पर यदि कोई नियम या कानून जबरदस्ती थोपा जाता है, यानी किसी भी प्रकार का कानून उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता है, ऐसी स्थिति में टकराव उत्पन्न होने लगता है और ये मामला अधिक बिगड़ जाता है। तो अधिक बिगड़ने के बाद देश का विभाजन भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती है और मामला अधिक बिगड़ जाता है, तो वो क्या होता है, देश का विभाजन होने लगता है। इसलिए सत्ता में सभी की साझेदारी आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारा देश जब विभाजित हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ, लेकिन किसी बातों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर मतभेद हुआ, तो जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, वो विभाजित होकर के जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश में बन गया। उसके बाद रूस 1991 में वो भी विघटित होकर के कुछ जो देश है उसके अलग अलग बन गए। यूगोस्लाविया, इसके अंदर भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और इसका भी विभाजन हो गया। इसलिए सत्ता के अंदर सभी की भागीदारी आवश्यक है। इसके बाद सत्ता में साझेदारी के विभिन्न तरीके। अब सत्ता में हम साझेदार कैसे हो सकते हैं, तो इसके विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल करके उसमें भागीदार हो सकते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसमें वोट डाल करके भी सरकार में भागीदारी हो सकते हैं। या साथ साथ में यदि मान लीजिए हम स्वयं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, विधानसभा के स्तर का हो या लोकसभा का स्तर का हो, तो हम संसद भवन या विधानसभा भवन या पंचायत भवन तक पहुंच सकते हैं और सत्ता पक्ष में भी रह करके सरकार में सहयोग कर सकते हैं, और विपक्ष में रहेंगे तो उनकी गलत नीतियों का विरोध करके भी सत्ता में भागीदारी ले सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्ता में हमेशा भागीदार बने रहना चाहिए और अपने वोट देने का अधिकार का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।